हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की इतिहास की बुक से चैप्टर नंबर 2 की पार्ट 2। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। मेसोपोटामिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मेसोपोटामिया के भूगोल के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। अब मेसोपोटामिया कहाँ है? इराक का हिस्सा है और इसलिए यहाँ पर इराक के बारे में लिखा है कि इराक भौगोलिक विविधता का देश है। कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं नदी है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है जो धीरे धीरे वृक्षादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए हैं। वृक्षादित यानी कि वृक्षों से भरा हुआ, और पर्वत श्रृंखला का मतलब है यानी जिस तरह से पर्वत एक साथ रहते हैं और एक श्रृंखला बनाते हैं, ठीक उसी तरह से जो पेड़ है वो एक श्रृंखला बनाते हुए दूर दूर तक फैले हुए हैं। और ये कहाँ है? इराक के पूर्वी भाग में। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल हैं और साथ ही साथ पूर्वी भाग में स्वच्छ झरने यानी साफ पानी के झरने भी हैं और जंगली फूल भी हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है, यानी कि इराक के पूर्वी भाग में अच्छी फसल के लिए अच्छी बारिश हो जाती है। और यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। अब इराक के उत्तर में ऊंची भूमि है जहां स्टेपी घास के मैदान है। राइट, यहाँ पर जो घास का मैदान है यहाँ उसे स्टेपी कहा जाता है। और यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घास के मैदान है जिसे स्टेपी कहा जाता है, और जब जानवरों को पाला जाता है तो वो घास के मैदान में वो अपनी जीविका, वो अपना भरण पोषण करते हैं और पशुपालन अच्छी तरह से होती है। और वहाँ पर पशुपालन जो है वो खेती के कंपैरिजन में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। यानी कि जब खेती की जाती है तो टाइम टेकन होता है, यानी कि कुछ दिनों के बाद उसमें से फसल मिलती है। लेकिन जो पशुपालन की जाती है तो दूध है, अंडा है, ये रेगुलर मिलती है। राइट, तो इसलिए पशुपालन जो है इराक के उत्तर में खेती की तुलना में ये आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। क्या? पशुपालन। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती है। अब सर्दियों में भी यहाँ पर बारिश होती है और जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद वहाँ पर झाड़ियाँ उगाती हैं, घास उगाते हैं। तो वहाँ पर जो भेड़ बकरियाँ हैं वो इन्हीं झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती हैं। इराक के पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ, यानी कि ये अगर नदी है, दजला नदी है, तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो ये जो सहायक नदियां हैं वो ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। क्यों? क्योंकि ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में इन नदियों में नाव चलती है और ईरान के पहाड़ी प्रदेशों तक परिवहन किया जाता है। दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है और यही वो स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों का और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। अब इराक के दक्षिणी भाग में क्या है? एक रेगिस्तान है और यही वो जगह है जहाँ सबसे पहले नगरों का यानी सिटी का और लेखन प्रणाली का, जो लिखने की कला है, उसका प्रादुर्भाव हुआ। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी। अब इन रेगिस्तानों में इतनी कैपेसिटी थी कि भरण पोषण के लिए ये साधन बन सके, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियां उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही हैं। अब इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बनने की कैपेसिटी थी। कैसे? क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियां उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही हैं। जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब ये उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती है। और जब उपजाऊ मिट्टी जमा होती है तो वहाँ पर फसल के लिए अच्छी होती है और फसल वहाँ पर अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, क्योंकि वो उपजाऊ मिट्टी होती है।
फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बंटकर बहने लगती है। अब फरात नदी रेगिस्तान में एंटर करती है और उसके बाद कई ब्रांचेस में वो बंटकर बहने लगती है। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है और पुराने ज़माने में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम देती थी। अब कभी कभी उनमें बाढ़ आ जाती है और जब पुराने ज़माने में इन्हीं धाराओं में बाढ़ आती थी तो इन धाराओं से जो पानी होती थी वो पानी सिंचाई की नहरों का काम देती थी। इनसे सिंचाई की जाती थी। इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ और मटर या मसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। रोम साम्राज्य सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। अब जब रोम साम्राज्य था तो उसके साथ साथ जितनी भी सारी पुरानी व्यवस्था थी वो दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। दक्षिणी मेसोपोटामिया में बहुत ज़्यादा फसल हुआ करती थी। हालांकि वह फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। हालांकि वहाँ पर फसल उपजाने की जो बारिश थी वो कुछ कम होती थी, लेकिन फिर भी इन नदियों के पानी से खेतों में सिंचाई की जाती थी ताकि जो फसल है वो अच्छी तरह से उपज सके। खेती के अलावा भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। अब खेती के अलावा लोग क्या काम करते थे? खेती के अलावा वो पशुपालन क्या करते थे, जिसमें वो भेड़ और बकरियों को पालते थे और घास के मैदानों में, जिसे स्टेपी कहा जाता है, और साथ ही साथ पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों की ढालों पर इन भेड़ बकरियों को पाला जाता था। ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफी ऊंचाई पर थे, जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन आदि वस्तुएं मिलती थीं। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल देते थे। लेकिन हमें ये सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। लेकिन हमें ये सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास खुद से हुआ है। शहरों का विकास सिर्फ ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। शहरों में डेवलपमेंट हुई थी, उसके लिए कौन कौन से कारक थे? पहला कारक क्या था? ग्रामीण समृद्धि, राइट। इसके अलावा जितने भी कारक हैं उसे हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हमें शहरी जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी लेनी चाहिए कि मेसोपोटामिया में किस तरह का शहरी जीवन था। ओके। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग शहरीकरण का महत्व। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।